आज हम लोग 26 से करेंगे। 26 में पहला सवाल है, पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजा था उस दिन। अगर किसी को चाहिए तो थोड़ा स्क्रॉल करके आप ऊपर चले जाइए, ठीक है? या कोई भेज दो अगर किसी को देखना हो, ठीक है? हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो 26 नंबर का सवाल है, व्हेन इज अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन। ठीक है, आपको पता होगा कि किसी भी फैमिली में, ठीक है, जो भी बच्चे होते हैं, जैसे मान के चलिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ठीक है, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, दोनों के बच्चे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचुरल गार्डियन होगा वो कौन होगा? वो फादर होगा, ठीक है। हिंदू लॉ में ये माना जाता है कि जो नेचुरल गार्डियन होता है वो फादर होता है, ठीक है। अगर फादर नहीं है तो नेचुरल गार्डियन कौन होगा? माँ होगा, ठीक है। सेकंड नेचुरल गार्डियन जो होती है वो माँ होती है। अगर बाप नहीं है तो फिर माँ ही होगी, ठीक है। तो नेचुरल गार्डियन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या क्या ऐसा मतलब इशू आएगा जहाँ पे नेचुरल गार्डियन का जो क्वालिफिकेशन है वो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है, किसी बंदे का डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला है आपका इसके अंदर कि उसने कोई क्या बोलते हैं आपको, सेकंड इधर गया, पीडीएफ भी भाग गया, ज्वाइन करते हैं ना बीच में घूम जाता है वापस। हाँ, ये बोल रहा है कि अगर कोई बंदा कंप्लीटली जो है रिनाउंस हो जाता है, ठीक है, मतलब अपने आप को संन्यास ले लेता है कि अब मैं इस क्या बोलते हैं इसको, ये मोह माया त्याग रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब मुझे इस मोह माया में नहीं रहना, जाके मस्त आश्रम वाश्रम में पूजा पाठ में लीन हो जाता है। मतलब एक तरीके से इस संसार से मोह माया त्याग देता है, तो उसको बोला जाता है आपका रिनाउंस हो जाना, ठीक है, संन्यास ले लेना। तो उसको अगर किसी बंदे ने संन्यास ले लिया है तो वो नेचुरल गार्डियन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। दूसरा है इसमें, कोर्ट में डिस्क्वालीफाई एज अ गार्डियन इफ देयर एक्शन हार्म द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो चाइल्ड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है तो भी कोर्ट भी जो है उसका नेचुरल गार्डियन का जो क्वालिफिकेशन है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और अगर कोई बंदा किसी क्राइम में कन्विक्ट माना गया है, ठीक है, या वो मेंटली अनसाउंड हो गया है, पागल हो गया है, तो भी उसको नेचुरल गार्डियन के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी, ठीक है। ये बोल रहा है कि किस किस को ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है, या किस किस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला, अंडर द हिंदू लॉ अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ ऐसे बंदे हैं जिसको डिस्क्वालीफाई माना जाता है इस एक्ट के अंदर कि वो ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता। वो कौन हो सकते हैं? वो हो सकता है जिसने अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया हो, ठीक है, जो कन्वर्ट हो गया हो दूसरे रिलीजन में, या कोई ऐसा बंदा जो उस प्रॉपर्टी के लिए, जो प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट करना था, उस प्रॉपर्टी के लिए किसी डिजीज का, ठीक है, जिसमें उसका भी रोल होना चाहिए, तो अगर उसने उसका मर्डर किया होगा तो फिर उसके प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मान के चलिए दो भाई है, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी था एंसेस्टर, दोनों भाई को आने वाला था, बराबर। अब एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया सिर्फ वो प्रॉपर्टी के लिए, तो अब वो जो प्रॉपर्टी था ना जिसके लिए विवाद हुआ और उसने मर्डर कर दिया, वो प्रॉपर्टी पे इसका जो है राइट खत्म हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने खुद को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लिया तो भी आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी में राइट नहीं ले सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। और अगर आपने डिजीज्ड का, ठीक है, मर्डर कर दिया और तब उस प्रॉपर्टी को क्लेम करना है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, ठीक है। 28 नंबर का सवाल है, स्टेट टू एंशिएंट फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है। हम लोगों ने शादी देखा था 8 फॉर्म में होता है, ठीक है, 4 फॉर्म
ओल्ड एज मतलब एंशियंट पीरियड का था, 4 मॉडर्न पीरियड का था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एंशियंट पीरियड का, ठीक है, एंशियंट फॉर्म का शादी मैरिज। तो सबसे पहले एंशियंट फॉर्म में था ब्रह्म मैरिज, ठीक है, और दूसरा था गंधर्व मैरिज, ठीक है। ये दोनों शादी जो है वो एंशियंट फॉर्म ऑफ मैरिज माना जाता है। ब्रह्म मैरिज में क्या होता था, ब्राइड्स फादर गिविंग हिज डॉटर टू अ लर्न्ड वर्चुअस मैन आफ्टर ही हैड इनवाइटेड हिम टू मैरिज सेरेमनी, ठीक है। मतलब ये पुराने जमाने का है कि भाई बेटी को जो है बेटी वाले बुलाते थे, ठीक है, लड़का अगर पढ़ा लिखा है, लर्न्ड है, ठीक है, तो उससे शादी करवा देते थे। तो ये ब्रह्म मैरिज में होता था। इसी तरीके से दूसरा है आपका गंधर्व मैरिज, ठीक है। गंधर्व मैरिज एक तरीके से लव मैरिज के तरीके से होता था, लड़का लड़की प्यार करते थे, फिर कपल आपस में म्यूचुअली एग्री करके शादी कर लेते थे, ठीक है। तो वो लव मैरिज होता था, उसमें डाउरी वगैरह का कोई प्रोविजन नहीं था। तो ये दो टाइप के शादी जो है वो एंशियंट शादी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ चाइल्ड इन वूम, ठीक है, जो बच्चा गर्भ में होता है उसके राइट्स क्या क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अंडर द हिंदू लॉ अ चाइल्ड इन वूम, ठीक है, हैज सिग्निफिकेंट राइट particularly regarding inheritance. Specifically, the Hindu Succession Act recognized that a child conceived before the death of intestate, someone who dies without a will, ठीक है। कोई भी बंदा जब विल बना के नहीं मरता है, विल नहीं बनाता और मर जाता है, तो उसको इंटीस्टेट कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो without a will has the same right to inherit as if they were born alive at the time of death. This means the child is entitled to a share in the deceased property if it's born alive later, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर ये बोल रहा है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है, अगर कोई बाप जो है, कोई बंदा मर गया डिजीज्ड, ठीक है, और उन्होंने कोई विल नहीं बनाया, ठीक है, तो उस बच्चे को उतना ही राइट मिलेगा जो बच्चा, जैसे मान के चलिए एक बेटा उसका लाइव है, जो मतलब जन्म ले चुका है, और एक बच्चा गर्भ में है और उसने कोई विल वगैरह नहीं बनाया, ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो बच्चा जन्म लिया है जितना उसका अधिकार होगा प्रॉपर्टी पे, उतना ही अधिकार उस बच्चे का भी होगा जो गर्भ में होगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ये जो सीन रहेगा वो इंटी स्टेट वाले कंडीशन में रहेगा, ठीक है। इंटी स्टेट का मतलब विल ही नहीं बनाया, तो विल नहीं बनाया तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, फिर नहीं लिखा है तो इनडायरेक्टली जो बच्चा पेट में उसका भी तो अधिकार होगा ना, ठीक है। तो सक्सेशन एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में है, ठीक है, और उसके जो फादर है वो डेथ कर जाते हैं बिना विदाउट विल, ठीक है, तो उस बच्चे का भी उतना ही अधिकार रहेगा जैसे मान लो वो बच्चा जन्म ले चुका है और मतलब इस धरती पे है, ऐसा। नेक्स्ट है आपका 30th सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एस्टैब्लिशिंग फैमिली कोर्ट, ठीक है, फैमिली कोर्ट को एस्टैब्लिश करने का पर्पज क्या था। तो आप लोगों को मैंने शुरू में भी बताया था कि हमारे भारत में अभी भी करोड़ों केस पेंडिंग है, ठीक है। जब हमारे भारत में पर एक ही कोर्ट हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पे हर मैटर देखा जाता था, तो बर्डन बढ़ते गया, ठीक है। तो हमें लगा कि नहीं, अगर एक ही कोर्ट क्रिमिनल मैटर भी देखेगा, सिविल मैटर भी देखेगा, फैमिली मैटर भी देखेगा, कंपनी का भी मैटर देखेगा, ठीक है, स्कूल का भी मैटर देखेगा, लेबर का भी मैटर देखेगा, तो क्या होगा, एकदम चाओस हो जाएगा, बराबर, कि मतलब हर मतलब कोर्ट में जगह भी नहीं रहेगा और जज देख भी नहीं पाएगा इतना मैटर, ठीक है। तो कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए केसेस जो हैं उसका मतलब देखने का, स्पीडी ट्रायल होने का, ये सारी बातों को ध्यान में रख के हमने क्या किया, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोर्ट बनाए, ठीक है। उसी में एक फैमिली कोर्ट भी बनाया जिसमें सिर्फ फैमिली के मैटर देखे जाएंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट मेन क्या रहता है कि प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है। सबसे मेन पर्पस था फैमिली कोर्ट का कि भाई प्राइवेसी मेंटेन रहे, लोगों के जो फैमिली डिस्प्यूट हो वो बाहर न जाए, ठीक है। अगर कंसिलिएशन के तहत खत्म हो सकता है, मतलब दोनों पार्टी मिलकर अगर खत्म करना चाहती है, मीडिएट करके खत्म करना चाहती है तो कर ले, ठीक है। एमिकेबली सेटल करने का जो है मामले को फैमिली कोर्ट का मेन पर्पज रहा है, ठीक है। फैमिली कोर्ट कौन कौन से मैटर देख सकता है, तो डाइवोर्स के मैटर देख सकता है, चाइल्ड कस्टडी का मैटर देख सकता है, मेंटेनेंस का मैटर देख सकता है, ठीक है,
अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट के अंदर प्रॉपर्टी का मामला है, ठीक है, तो वो भी फैमिली कोर्ट देख सकता है। तो ये उनका बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंटी स्टेट अंडर हिंदू लॉ, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो मैंने बता दिया आपको, इंटी सक्सेशन का मतलब, इंटी स्टेट का मतलब क्या होता है कि उसने विल नहीं बनाया है, ठीक है, वो विल बनाने से पहले गुजर गया, तो उसको बोला जाता है इंटी स्टेट, ठीक है। इंटी स्टेट सक्सेशन इज इन हिंदू लॉ रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन अ हिंदू डाइज विदाउट लिविंग अ वैलिड विल, ठीक है, बिना बिना विल बनाए जब कोई बंदा मर जाता है तो उसको बोला जाता है इंटी स्टेट, ठीक है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न्स इज प्रोसेस स्पेसिफाइंग अ हायरार्की ऑफ इयर्स एंड देयर राइट्स टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी, ठीक है। जब कोई बंदा विल नहीं बना के जाता है तो फिर लीगल ईयर का जो आप लोगों को बताया था मैंने, 3 वो होते हैं, मतलब ग्रुप, लीगल ईयर 1, लीगल ईयर 2, लीगल ईयर 3, करेक्ट। तो वो सब कब काम आता है? वो सब तब काम आता है जब कोई बंदा विदाउट विल बनाए मर गया हो, ठीक है। तभी तो हम देखेंगे ना कि भाई उसका लीगल ईयर कौन है, उसको दिया जाए, नहीं है तो फिर लीगल ईयर सेकंड में जाओ। अगर कोई बंदा विल बना चुका है, उसमें लिख दिया है कि ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को जाएगा, तो लीगल ईयर 1, लीगल ईयर 2, लीगल ईयर 3 इसका कोई रोल आएगा क्या? नहीं आएगा, स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये इंटी स्टेट का मतलब है जहां विल बंदा बना के नहीं मरता है, ठीक है, विदाउट विल मर जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट? फैमिली कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, मैंने क्या बताया था, मैरिज से रिलेटेड है, डाइवोर्स से रिलेटेड है, इसके बाद मेंटेनेंस से रिलेटेड है, चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है अगर मैरिज में तो उसको रिलेटेड, उससे डील करता है। तो ये सारी चीजें उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, ठीक है। The family court's jurisdiction as defined by the Family Court Act includes all matter related to marriage and family affair, ठीक है। शादी और फैमिली में जो भी विवाद होंगे वो सारा मैटर कहाँ जाएगा? फैमिली कोर्ट में। तो ये उनका क्या हो गया? ये उनका ज्यूरिसडिक्शन हो गया। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है। ये This includes suits and proceeding between party to a marriage, such as judicial separation, nullity of marriage, divorce, restitution of conjugal right, ठीक है। तो ये इसके बाद है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कस्टडी से रिलेटेड, गार्डियनशिप से रिलेटेड, ठीक है, तो मेंटेनेंस से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो है फैमिली कोर्ट का जो है ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन का मैंने बताया था, जुडिशियल सेपरेशन में इंसान जो है शादीशुदा ही रहता है, ठीक है, शादी वैलिड ही रहता है, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है, उसमें डाइवोर्स नहीं होता है। नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब शादी वॉइड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, शादी का एग्जिस्टेंस नहीं बचा। डाइवोर्स का मतलब शादी के बाद जो हम डाइवोर्स लेते हैं वो। इसके बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मतलब क्या होता है? शादीशुदा इंसान का जो अधिकार होता है उसको बोला जाता है कंजुगल राइट, ठीक है। जब कोई बंदा किसी का शादी के बाद का जो अधिकार है उसको नहीं मिल रहा है तो वो फिर कोर्ट जा सकता है अपने शादी के अधिकार को वापस लेने के लिए, रेस्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। इसको समझते हैं क्योंकि ये सवाल बनता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मतलब है मैंने मिस सानिया से शादी किया, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर, मैं मेरा नहीं लेता हूँ, मैं सिंगल। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से शादी किया, ठीक है। अब मिस्टर बी जो है उसकी मिस्टर ए की वाइफ है। अब मिस्टर बी जो है मिसेज बी जो है बिना ए को बताए, ठीक है, बिना कोई रीजन दिए वो उसका जो है घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है, ठीक है, माँ बाप के घर। अब यहाँ पे मिस्टर ए जो है अपनी वाइफ को वापिस बुलाने के लिए कोर्ट जा सकता है, ठीक है। क्यों जा सकता है? क्योंकि शादी के बाद कुछ अधिकार मिलते हैं हस्बैंड को भी, वाइफ को भी। इसी को बोला जाता है कंजुगल राइट्स, ठीक है। अगर वाइफ ने विदाउट किसी स्पेसिफिक रीजन बताए अगर वो चली जाती है तो ये पति का अधिकार है कि वो कोर्ट जाके अपनी वाइफ को वापस बुलाने का अर्जी कोर्ट में दे सकता है, ठीक है। तो फिर कोर्ट पूछेगा कि भाई क्या हुआ, आप क्यों मिस्टर ए को छोड़ दी? कुछ तो रीजन होगा।
अगर कोर्ट उसके रीजन से सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोर्ट ऑर्डर देगा मिसेज बी को कि आप चुपचाप जाइए मिस्टर ए के घर। आपने शादी क्यों किया? जब आपको नहीं रहना था, किसने बोला था शादी करने? मिस्टर ए का तो अधिकार है ना कि भाई शादी किया है तो वो वाइफ के साथ रहे, वाइफ को वो सेवा करे, वाइफ उसकी सेवा करे। जब अगर अलग ही रहना था तो शादी क्यों की? ठीक है, तो कोर्ट में अगर मिस्टर ए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का पिटीशन डालता है तो कोर्ट मिसेज बी से पूछेगा कि भाई आपको क्यों नहीं रहना उसके साथ। अगर मिसेज बी का रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि मिसेज बी आप जो है मिस्टर ए के पास जाइए, नहीं तो हमें ऑर्डर पास करना पड़ेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मिसेज बी का जो है आर्ग्यूमेंट सही रहा, कोर्ट सेटिस्फाई रहा कि ठीक है ये रीजन हो सकता है, तो कोर्ट बोलेगा फिर डाइवोर्स ले लो, सेपरेशन कर लो। बिना बताए, बिना कोई रीजन बताए आप निकल गई तो ये सही नहीं है ना। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तब तो फिर ऑर्डर देगा कि जाइए आप मिस्टर ए के घर पे जाइए आप चुपचाप। ठीक है, तो ये होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के एप्लीकेशन किए जाते हैं जब कोई महिला या पति ही, कोई भी किसी भी केस में अगर पति बिना बताए चला जाता है तो वाइफ सूट फाइल कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का। ठीक है, कि मेरे हस्बैंड ने बिना मुझे कुछ बताए चले गए हैं तो मेरे पति को वापस ला के दो। इसी को बोला जाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, और इसी के लिए आप पिटीशन डाल सकते हो फैमिली कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफाइन गार्डियन। ठीक है, हाँ, डिफाइन गार्डियन अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ठीक है, तो गार्डियन का मतलब क्या होता है? जो बच्चे का देखभाल करता है, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी का देखभाल करता है, ठीक है, या बच्चे को भी और उसके प्रॉपर्टी का भी दोनों का एक साथ ध्यान रखता है, उसको गार्डियन माना जाता है। ठीक है, डेफिनेशन इनकम्पासेस वेरियस टाइप्स ऑफ गार्डियन। ठीक है, ये जो एक्ट है इसमें गार्डियन को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है कि नेचुरल गार्डियन भी हो सकता है। नेचुरल गार्डियन का मतलब क्या होता है? माँ बाप, ठीक है, जिसने उसको पैदा किया। टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है। टेस्टामेंट्री गार्डियन का मतलब क्या होता है? जो जैसे मान के चलिए मैं मर रहा था, ठीक है, मुझे लगा कि मेरे बिहाफ में मेरा भाई जो है मेरे बच्चे का देखभाल सही से कर पाएगा, ठीक है, तो मैं मरते मरते एक विल बनाता हूँ और उसमें मैं लिख के जाता हूँ कि मेरे बाद मेरा छोटा भाई मिस्टर एक्स मेरे बच्चों को देखभाल करेगा। ठीक है, तो मैं जो मरा और मिस्टर एक्स जो है मेरा छोटा भाई, वो जो गार्डियन बनेगा उसको बोला जाएगा टेस्टामेंट्री गार्डियन। ठीक है, अपॉइंटेड बाय मी, मैंने उसको अपॉइंट किया है। नेचुरल गार्डियन का मतलब जिसने उसको जन्म दिया, पाला पोसा, वो हो गया नेचुरल गार्डियन। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ गार्डियन में पूछा जा सकता है। दूसरा होता है टेस्टामेंट्री गार्डियन, जो बाय विल बनता है। अगर मैं मर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे बच्चे का देखभाल कौन करेगा, तो मैं अपने बिहाफ में अपने भाई को गार्डियन अपॉइंट करके मर जाता हूँ। ठीक है, तो वो होता है टेस्टामेंट्री गार्डियन। और तीसरा होता है गार्डियन अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट। ठीक है, कोर्ट भी कभी क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, उसके माँ बाप मर गए, ठीक है, और उसने कोई टेस्टामेंट्री गार्डियन बनाया भी नहीं था, ठीक है, और वो मर गया, तो अब उस बच्चे का गार्डियन कौन अपॉइंट करेगा? तो उस बच्चे का गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक है, फिर कोर्ट क्या देखेगा गार्डियन अपॉइंट करते समय कि भाई उस बच्चे के प्रॉपर्टी में जो गार्डियन बनेगा वो लालची ना हो, ठीक है, उस बच्चे के हित के लिए काम करे, उस गार्डियन का पहले से कोई बच्चा ना हो, नहीं तो वो फिर अपने बच्चे को ज्यादा ध्यान देगा, इसको कम देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है जब कोर्ट अपॉइंट करता है किसी गार्डियन को। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हेन कैन अ रीयूनियन टेक प्लेस इन ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में कब जो है रीयूनियन हो सकता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो पहले ये हमेशा याद रखना कि ज्वाइंट फैमिली में जब पार्टीशन होता है ना, तो पार्टीशन के बाद रीयूनियन भी हो सकता है। पार्टीशन का मतलब क्या? अलग अलग हो जाना। ठीक है, रीयूनियन का मतलब क्या? वापिस से मिल जाना। ठीक है, तो जैसे हम पार्टीशन कभी भी ले सकते हैं ना, वैसे ही रीयूनियन भी हम कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, बशर्ते दोनों पार्टी का कंसेंट होना चाहिए। जैसे मैं और मेरा भाई थे, ठीक है, हम दोनों पार्टीशन कर लिए, अलग हो गए ज्वाइंट फैमिली से। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, अलग होने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, अब हमें रीयूनाइट होना है, साथ मिल जाना है, तो हम साथ मिल सकते हैं। भाई का भी इंटेंशन होना चाहिए, मेरा भी इंटेंशन होना चाहिए, दोनों का अगर क्लियर इंटेंशन है तो
कर लो रीयूनियन, ठीक है। तो रीयूनियन के लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं है स्पेसिफिकली, जब आपका दोनों का इंटेंशन क्लियर हो तो आप रीयूनियन कर सकते हो। मतलब एक होता है ना फिर से वापस मिल सकते हो, उसको बोलते हैं रीयूनियन। नेक्स्ट है आपका ले डाउन एनी टू कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज, ठीक है। ये बोल रहा है कि 2 कंडीशन बताइए जिससे वैलिड हिंदू मैरिज हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था वैलिड हिंदू मैरिज के लिए बहुत सारा वो है कंडीशन। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि उसका पहले से कोई शादी नहीं होना चाहिए, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि भाई वो साउंड माइंड होना चाहिए, शादी के लिए कंसेंट देने वाला होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं हो कि वो मेंटल डिसऑर्डर है उसको, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या कंडीशन है कि भाई उसका जो है लीगल एज होना चाहिए, लड़के का 21 लड़की का 18 होना चाहिए, ये भी जरूरी है। इसके बाद रिलेशनशिप जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद सपिंडा रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज जो है वो कंडीशंस है हिंदू वैलिड मैरिज के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 35 क्वेश्चन। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? स्टेट 2 बार्स टू मैट्रिमोनियल रिलीफ अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है मैट्रिमोनियल रिलीफ के लिए कोई ऐसे वो बताइए, तर्क दीजिए जहां पे मैट्रिमोनियल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बार हो जाएगा। एग्जाम्पल फॉर, मान के चलिए एक एग्जाम्पल देता हूं। मैट्रिमोनियल रिलीफ में क्या हो सकता है? मैट्रिमोनियल रिलीफ में हो सकता है कि उनको मेंटेनेंस मिले, बराबर। महिला को मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार कौन सा राइट है? मैट्रिमोनियल रिलीफ है ना, वो उनको मिलता है, बराबर। इसके बाद अगर कोई पति है जिसको लगता है कि उसकी वाइफ अडल्ट्री कर रही है, ठीक है, तो वो चाहे तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे, ठीक है, वो मेंटेनेंस को रोक लगा सकता है। तो ये क्या है? मैट्रिमोनियल रिलीफ पे बार कर रहा है, ठीक है। तो अडल्ट्री मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 ऐसे बार बताइए जो मैट्रिमोनियल रिलीफ को बार करता हो, ठीक है। कुछ ऐसे इंस्टेंस बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला कॉन्निवेंस और दूसरा कंडोनेशन। कॉन्निवेंस ऑकर व्हेन द पेटिशनर नोइंगली अलाउ और इनकरेज द रिस्पोंडेंट्स रॉन्गफुल कंडक्ट। एग्जांपल फॉर ए है, मिस्टर ए है, ठीक है, और मिस्टर बी है, मिसेज बी है। ए ने बी से शादी किया। अब ए को बी को पता है, ठीक है, कि उसका जो पति है उसको मतलब बहुत बहुत सारी महिलाओं के साथ जो है मतलब उठना बैठना रहता है, उनके साथ फिजिकल भी हुआ रहेगा, ये सब कुछ पता है बी को, ठीक है, वाइफ को। अब वाइफ अचानक से कोर्ट में जाए, वो अपने हस्बैंड से कभी इस बारे में बात नहीं की, अपने हस्बैंड को कभी नहीं रोकी, हमेशा अपने हस्बैंड को चढ़ाती आई है कि अच्छा है ना, आप एंजॉय करो, मैं आपको रोकी हूँ क्या, ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। और अब बाद अचानक से वाइफ उठ के कोर्ट में जाती है कि मेरा पति अडल्ट्री कर रहा है, तो यहाँ पे उसको मैट्रिमोनियल रिलीफ लेने के लिए बार वो हो जाएगा, ठीक है। वो उसका जो हस्बैंड है वो कोर्ट में बोलेगा ना, ये मेरी जो वाइफ है वो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देती है कभी, वो कभी मेरे से नहीं पूछी कि तुम्हारा किसी महिला के साथ अफेयर है क्या, या मेरे से कभी ऐसा नहीं पूछी कि तुम्हारा कुछ नीड है क्या, कुछ नहीं। और आज अचानक से ऐसा कर रहे तो ये थोड़ी चलेगा। तो कोर्ट इसको जो महिला रिलीफ लेने के लिए गई है उसको रोक लगा देगा, नहीं, आपको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने वो अधिकार खो दिया। आपको आपका हस्बैंड है तो आपको पूरी तरीके से हस्बैंड के साथ होना चाहिए। हस्बैंड को अगर कुछ जरूरत है तो आपको पूछना चाहिए था, अगर हस्बैंड कहीं जाता है तो आपको खबर होना चाहिए कि हस्बैंड कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये है, तो बार का मतलब क्या है कि भाई आपने किसी भी तरीके से आपने रिस्पोंडेंट के कंडक्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है, और आप जाके कोर्ट में प्लेंटिफ बन रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बार के अंदर आता है, ठीक है। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, अगला दूसरा पॉइंट कंडोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आपने रिस्पोंडेंट है अगर कुछ ऐसा कर रहा है और आप बार बार क्षमा करते आ रहे हो, उसको माफ करते आ रहे हो, ठीक है, कि ठीक है यार एक महिला के साथ किए हो न जाने दो। फिर दूसरी बार कुछ वो करके आया किसी और महिला के साथ, फिर आपने माफ कर दिया, तीसरी बार भी आपने माफ कर दिया, ठीक है, और बाद में अचानक से कोर्ट जाते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जब आपको ऐसा कुछ नहीं करना था तो आप शुरू में ही उसको रोकते, शुरू में ही आप कोर्ट में आ जाती, ठीक है।
आपने बार बार उसको मौका दिया, उसको क्षमा किया, उसको झाड़ पे चढ़ाया, ठीक है, और आप अचानक से कोर्ट आके बोल रही हो कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो ये सब बार के अंदर आता है, ठीक है। अगर सामने वाला साबित कर देगा कि आपने किसी भी तरीके से उनको रोका नहीं, या आपने उनको उनके साथ ऐसा कोई बिहेव ही नहीं जिससे उसको लगे कि आप उसकी वाइफ हो, तो फिर आप वो रिलीफ जो है क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही है मैट्रिमोनियल रिलीफ लेने के समय पे ये सारी चीजें बार के तौर पर काम आता है, ठीक है। बार का मतलब दीवार, एक तरीके से कि आपको यहाँ पे वो रिलीफ जिसको क्लेम करने आप कोर्ट आए हो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे वो कंडक्ट से हो, ठीक है, चाहे वो फॉरगिवनेस से हो, या चाहे कोई भी रिस्पोंडेंट का रॉन्ग डूइंग हो। अगर किसी भी तरीके से ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, वो बार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट एनी टू कंडीशन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ विच मेक्स अ हिंदू मैरिज वॉइड, ठीक है। टू कंडीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ विच मेक्स अ हिंदू मैरिज वॉइड आर वन पार्टी हैविंग लिविंग स्पाउस, ठीक है। अगर कोई भी बंदा जिसकी एक वाइफ पहले से है तो उसकी शादी क्या होगा, हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉइड, ठीक है। दूसरा क्या है, वन और बोथ पार्टी being incapable of giving valid consent due to unsoundness of mind, ठीक है। दोनों में से कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी पागल था या इंसेन था, ठीक है, और वो वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल नहीं था, तो वो शादी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अ मैरिज सोलमनाइज व्हेन आइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग इज कंसीडर्ड वॉइड, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। और अगर कोई पार्टी कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल है तो भी वो शादी वॉइड माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दो कंडीशंस। नेक्स्ट है आपका, गिव टू इंस्टांसेस व्हेन टू पर्सन आर सेड टू बी विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई दो एग्जाम्पल बताइए जहां पे दो बंदा जो है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है, ऐसा माना जा सकता है, ठीक है। Two instances of persons being within a prohibited degree of relationship are, पहला, if one is a lineal ascendant of the other, ठीक है, or if one was of the wife or husband of a lineal ascendant or descendant of other. A lineal ascendant is a parent or ancestor such as a father, mother or grandparent. A lineal descendant is a child or descendant such as son, daughter, grandchild, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान के चलिए देवर और भाभी है, ठीक है, ये जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है, ये दोनों शादी नहीं कर सकते, ठीक है। चाची और भतीजा है, वो शादी नहीं कर सकते, ये आपका प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है। मामा भांजी शादी नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। सपिंडा रिलेशनशिप का एग्जाम्पल क्या है, माँ और उसके बेटे के बेटे नहीं कर सकते, मतलब कुछ ऐसे क्लोज रिलेशनशिप जो एक ही पिंड से निकल के आए हों, ठीक है, उसको बोलते हैं सपिंडा। तो यहाँ पे आपसे टू इंस्टांसेस पूछ रहा है, तो आप ये बता सकते हो, अगर एग्जाम्पल देना हो तो चाचा भतीजा, चाची और भतीजा नहीं कर सकते, या चाचा भतीजी नहीं कर सकते, मामा भांजी नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारा उसका एक एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पे असेंडेंट का मतलब होता है ऊपर के तरफ, ठीक है, और डिसेंडेंट का मतलब होता है नीचे के तरफ, ठीक है। डिसेंडेंट का मतलब है बेटा, ठीक है, या बेटी, या उसके नीचे पोता या पोती। और असेंडेंट का मतलब क्या होता है, पापा, पापा के पापा, पापा के पापा के पापा, ठीक है। तो जब हम एक पैरेलल में आते हैं, जैसे मान के चलिए मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम सुजीत है, मेरे से नीचे जो भी होंगे ना, मेरा बेटा होगा, वो मेरा क्या होगा, डिसेंडेंट होगा। मेरे बेटे का जो बेटा होगा वो मेरा क्या होगा, डिसेंडेंट होगा, ठीक है। मेरे पेरेंट जो होंगे वो असेंडेंट होंगे, मेरे पेरेंट के पेरेंट जो होंगे वो असेंडेंट होंगे। तो अबव साइड से जब हम लिनियली जाते हैं, एक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसको बोला जाता है असेंडेंट, ठीक है। तो अगर ऐसे में भी कोई शादी होता है तो उसको भी
प्रोहिबिटेड डिग्री माना जाता है, ठीक है। हालांकि वो सपिंडा में आता है तो वो प्रोहिबिटेड उसको नहीं मानेंगे। प्रोहिबिटेड का मतलब यही जो मैंने एग्जांपल बताया, चाचा भतीजा, मामा भांजा, सौतेली माँ और बेटा, ये सब जो है प्रोहिबिटेड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु कैन गिव अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। Under the Hindu Adoption and Maintenance Act, a child can be given in adoption by the following: the father with the consent of the mother or a guardian of the child, ठीक है। बाप भी बच्चे को गोद दे सकता है उसकी माँ से पूछ के, ठीक है। एक माँ भी अपने बच्चे को गोद दे सकती है, ठीक है। और गार्डियन जो भी होगा उस बच्चे का, वो भी अडॉप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल जो पूछा था उसका जवाब हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियसली डेथ अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। तो ये सही से समझना, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि अगर कोई दो बंदा, ठीक है, एक साथ मरता है तो उसमें हम किसको जो है सक्सेशन एक्ट के तहत मानेंगे कि भाई कौन सरवाइव ज्यादा किया, ठीक है। और किसको प्रॉपर्टी जो बांटेंगे वो किस हिसाब से बांटा जाएगा, ठीक है। क्योंकि सक्सेशन एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो जब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे तो उसमें सेक्शन 21 है, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि दो व्यक्ति, ठीक है, जब दो हियर का मौत एक साथ होता है, ठीक है, और ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पहले फादर मरा या पहले एजेड आदमी मरा या पहले जो बच्चा था वो मरा, ठीक है। मतलब पहले एल्डर बंदा मरा या यंगर बंदा मरा, ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है। तो उस समय पे ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो एल्डर रहा होगा ना, जिसका ज्यादा एज रहा होगा, वो पहले मरा होगा, ठीक। उसके बाद जो है जो यंगर था वो मरा होगा, ठीक है। ऐसा प्रिजम्पशन सेक्शन 21 में बताया गया है। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। मान के चलिए मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए का दो बेटा है, ठीक है। मिस्टर ए का दो बेटा है, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ठीक है। अब मान के चलिए मिस्टर बी और मिस्टर सी कार एक्सीडेंट में मारे, ठीक है। अब कार में तो पता नहीं किसका दम पहले निकला किसका दम बाद में गया, बराबर। लेकिन सक्सेशन एक्ट का मानना है कि जो सक्सेसर होता है ना, वो लॉन्ग लाइफ जीता है, ठीक है। उसका उसका सरवाइव करना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ए और बी मर गया, किसी को पता नहीं कि मरा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 21 बोलता है चूंकि फादर मिस्टर ए जो है एल्डर था, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि पहले वो मरा होगा और बाद में मिस्टर बी मरा होगा, ठीक है। तो जैसे ही पहले मिस्टर ए मरेगा तो ए मरेगा तो उसके प्रॉपर्टी का दो भाग होगा, बराबर। तो उसके प्रॉपर्टी का दो भाग होगा तो आधा आधा बटेगा, तो आधा मिस्टर बी को जाएगा, आधा मिस्टर सी को जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे मिस्टर बी को तो आधा मिल गया क्योंकि वो बाद में मरा था। अब मिस्टर बी का जो भी बच्चा होगा, मान के चले मिस्टर सी, मिस्टर D1, मिस्टर D2, तो उसको आधा आधा वो प्रॉपर्टी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ए पहले मरा था तो दोनों भाई में प्रॉपर्टी आधा आधा बांटा गया। तो ये है। तो इस सेक्शन का मतलब सीधा कि अगर कोई भी बंदा एक साथ मरता है और वहां पे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सबसे पहले मरा कौन, तो उस समय पे हम ये मानेंगे कि जो ज्यादा एजेड होगा वो पहले मरा होगा और जिसका एज कम रहा होगा वो बाद में मरा होगा, ठीक है। बस इतना सा है। यही है आपका सवाल कि प्रिजम्पशन क्या होगा अगर किसी का साइमल्टेनियसली डेथ होता है, ठीक है। तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो एल्डर रहा होगा उसमें वो पहले मरा होगा और जो यंगर रहा होगा वो ज्यादा मतलब ज्यादा सरवाइव किया होगा वो बाद में मरा होगा, ठीक है। ये प्रिजम्पशन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, स्टेट एनी टू डिस्क्वालिफिकेशन टू सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए कौन कौन से दो डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। मतलब किस किस परिस्थिति में आपको कोई हिंदू ज्वाइंट फैमिली, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बराबर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन से प्रॉपर्टी में आपको सक्सेसर नहीं माना जा सकता, कोई दो ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला है कन्वर्जन,
ठीक है, अगर आपने दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं तो आप प्रॉपर्टी को सक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है अगर आपने उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, किसी को मार दिया, ठीक है, तो उस बंदे के मौत के बाद आपको उस प्रॉपर्टी का सक्सेसर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था कि मान के चलिए मैं हूं, मतलब मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली था। अब उसमें दोनों भाई का मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा, लेकिन विवाद इतना बड़ा कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को मार दिया, मर्डर कर दिया उसका। तो अब वो जो प्रॉपर्टी रहेगा ना, उसमें मिस्टर ए का सक्सेसर, मिस्टर ए सक्सेसर नहीं रहेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। क्योंकि लॉ का ये मानना है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लिए डिजीज्ड को मार देते हो तो फिर उस प्रॉपर्टी में आपका सक्सेशन का जो राइट होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो या तो आपने उस डिजीज्ड को मार दिया, पहली बात, या आपने अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया, दूसरे धर्म में चले गए, तो भी आप उस प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए जो राइट थे आपके पास वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ हिंदू वाइफ इज डिस्क्वालिफाइड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, तो जब आप ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि कोई भी वाइफ, ठीक है, जब वो दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लेती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार खो देती है, सबसे पहली बात। ठीक है, और अगर वो अनचेस्ट हो जाती है, अनचेस्ट का मतलब प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है, इसको अनचेस्ट को बोला जाता है, बद चलन बोला जाता है। ठीक है, एक होता है ना कि मतलब महिलाओं में कि इसका हर जगह जाती है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना यार उसको। ठीक है, मतलब कैरेक्टरलेस बोलते हैं ना कि ये इसका तो बहुत सारे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो हस्बैंड जो है मेंटेनेंस क्लेम जो करेगा वो वाइफ वो नहीं करने देगा, क्योंकि वो वाइफ जो है डिस्क्वालीफाई हो जाती है अगर वो एनचेस्ट हो जाती है या अगर वो कन्वर्ट कर लेती है खुद को। ठीक है, तीसरा रीजन ये भी है कि अगर वाइफ बिना कोई जस्टिफिएबल रीजन दिए अगर पति से अलग रह रही है तो भी पति जो है मेंटेनेंस उसको नहीं देगा, उसकी वाइफ जो है मेंटेनेंस के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो 3 ग्राउंड पे हो सकता है। पहला ये कि वो कैरेक्टरलेस हो, अनचेस्ट हो, दूसरा ये कि वो कन्वर्ट कर लिया हो किसी और रिलीजन में, तीसरा ये कि अगर वो बिना पति के बिना बताए या कोई जस्टिफिएबल रीजन दिए अगर पति से अलग रह रही है तो ये भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी टू कंडीशन व्हेन अ हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफिटिंग हर राइट टू मेंटेनेंस। ये बोल रहा है कि कोई ऐसा कंडीशन बताइए दो जिसमें वाइफ मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस लेने का अधिकार खत्म नहीं होगा लेकिन वो सेपरेट भी रह सकती है। ठीक है, ऐसे कोई दो रीजन बताइए। तो सबसे पहला है रीजन डिजर्शन। ठीक है, इफ द हस्बैंड हैज अबैंडन द वाइफ विदाउट अ रीजनेबल कॉज एंड विदाउट हर कंसेंट और अगेंस्ट हर विश, और if he has willfully neglected her, the wife is entitled to live separately and claim maintenance। ठीक है, तो डिजर्शन का मतलब ये होता है कि अगर पति या पत्नी 2 साल से बिना किसी रीजन के अलग रह रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिजर्शन। डिजर्शन एक डाइवोर्स लेने का ग्राउंड होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था डाइवोर्स के ग्राउंड बहुत सारे हैं, 8-10 ग्राउंड मैंने बताए थे शुरू में। ठीक है, जैसे मैंने बताया था क्रूअल्टी बताया था, अडल्ट्री बताया था, डिजर्शन बताया था, रिनाउंस बताया था। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे और हैं, ये इम्पोर्टेंसी बताया था। ठीक है, इसके बाद एक और ऐसा था कि वो जो बीमारी है ना वो ठीक नहीं होता है, कुछ उसका नाम था वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके आधार पे आप डाइवोर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाइफ के पास ऐसे कोई 2 कंडीशन बताइए
जहाँ पे पति से सेपरेट भी रह ले और मेंटेनेंस भी मिल जाए उसको। तो सबसे पहला है डिजर्शन, अगर पति जानबूझ के उससे अलग रह रहा है, ठीक है, बिना किसी रीजन के, तो वो तो खुद से अलग भी रह रही है, सेपरेट भी हो गई, बराबर, और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है क्योंकि उसका तो कोई गलती ही नहीं है, हस्बैंड अलग रह रहा है, वो थोड़ी रह रही है, तो उसको क्लेम तो कर सकती है ना वो। और दूसरा है क्रूअल्टी, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है तो वाइफ अलग भी रह सकती है पति से, सेपरेट भी, और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों में पत्नी खुद से अलग भी रह रही है और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, ऐसा है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट एनी टू ग्राउंड अंडर विच अ वाइफ अलोन कैन सीक डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ये बोल रहा है कि कोई दो ऐसे ग्राउंड बताइए जहां पे वाइफ अकेले, ठीक है, डाइवोर्स ले सकती है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला है अडल्ट्री, हालांकि कोई भी ग्राउंड जो है पति भी ले सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ये जो ग्राउंड विमेन स्पेसिफिक है, ठीक है। सबसे पहला है एडल्ट्री, अडल्ट्री का मतलब अगर उसके पति का किसी और महिला के साथ अफेयर है, ठीक है, किसी और महिला के साथ उन्होंने इंटरकोर्स किया है, तो वाइफ जो है इस ग्राउंड पर पति से डाइवोर्स ले सकती है। दूसरा है क्रुअल्टी, अगर कोई भी पति अपनी वाइफ को मेंटली, फिजिकली या इमोशनली टॉर्चर करता है, ठीक है, तो उसको माना जाता है कि वो क्रुअल्टी कर रहा है, इसके आधार पर वाइफ जो है उसके साथ डाइवोर्स ले सकता है, ठीक है। तो वाइफ स्पेसिफिक ये दो हैं, अडल्ट्री और क्रुअल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर चाइल्ड अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। तो मैंने बताया था कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के अंदर जो फादर होता है उसको नेचुरल गार्डियन माना जाता है, ठीक है। इनकेस फादर नहीं है, ठीक है, मान के चलिए उनका डेथ हो गया, तो फिर सेकंड नेचुरल गार्डियन कौन होता है? सेकंड नेचुरल गार्डियन उसकी माँ होती है, ठीक है। तो उसके माँ के पास जो है उसका कस्टडी जाएगा और नेचुरल गार्डियन माँ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले फादर को माना जाता है नेचुरल गार्डियन। नेक्स्ट है आपका, व्हेन टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड, ठीक है। इसमें दो होता है, एक होता है फुल ब्लड और एक होता है यूट्रीन ब्लड, ठीक है। फुल ब्लड का मतलब है कि भाई माता जी और पिताजी सेम है और उनके बच्चे हैं, ठीक है। जैसे मान के चले मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, उनके दो बच्चे हुए, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है। तो सेम पेरेंट है, माँ बाप सेम है, उनके दो बच्चे हुए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो होंगे वो फुल ब्लड होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके जो माता पिता है, पेरेंट है, वो सेम है, ठीक है। तो जब सेम पेरेंट होते हैं, मम्मी और पापा जब सेम होता है तो उसको फुल ब्लड माना जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर मैरिड एंड हैव चिल्ड्रेन सी एंड डी, ठीक है, देन सी एंड डी आर रिलेटेड बाय फुल ब्लड, ठीक है, बिकॉज दे शेयर सेम पेरेंट ए एंड बी। तो यही तो बात मैंने बताया अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इम्पार्टिबल स्टेट विद टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो इम्पार्टिबल स्टेट जो होता है ना वो पहले जमाने में चलता था, अब नहीं चलता है, ठीक है। पहले जमाने में जब राजा महाराजाओं का जब युग था ना, तो आपने किसी ने श्री रामायण देखा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो राजा दशरथ जी थे उनके 4 पुत्र थे, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए था ना कि 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्र को अलग अलग मतलब राजधानी देना चाहिए, ऐसा तो नहीं था। पूरे अयोध्या का राजा कौन माना गया? श्री राम को, ठीक है। भगवान श्री राम जो थे उनको राजा बनाया गया ना, उनके अंडर सब आ गए। तो पहले जो प्रॉपर्टी हुआ करता था ना वो इम्पार्टिबल होता था, उसको ऐसा नहीं है कि 5 बच्चे हुए तो उस राज्य को 5 भाग कर दो और सबका सेपरेट सेपरेट राजा बना दो, ऐसा नहीं है। पहले जो स्टेट होता था वो इम्पार्टिबल होता था, उसको आप अलग डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये था। तो ये आज के जमाने में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, आज के जमाने में तो भाई किसी का भी प्रॉपर्टी है
तो 2 भाग होता है, फिर वो उसके बच्चे होंगे तो फिर वो बँट जाएगा, फिर उसके बच्चे होंगे फिर वो बँट जाएगा, तो इम्पार्टिबल तो अब है नहीं कुछ, ठीक है। तो ये उस जमाने के लिए था। उस जमाने में जैसे राजा महाराजा, जैसे जमींदार वगैरह होते थे, जिसके पास बहुत सारी जागीरें होती थी, तो उस समय के लिए ये सारी चीजें थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन सती। सती का मतलब क्या होता है? तो जब आप सती प्रिवेंशन एक्ट पढ़ेंगे 1987 का, तो उसमें सती का डिफाइन किया गया है कि कोई भी महिला जो अपने पति के फ्यूनरल के टाइम पर, ठीक है, जो ब्यूरिंग होता है, जो बर्न होता है ना, उनके पति को जलाया जाता है, उसमें वो महिला जाके खुद से मतलब अलाइव वो जलने लगती है, ठीक है, पति के साथ ही, तो उसको बोला जाता था सती हो जाना, ठीक है, कि मतलब अपने पति के साथ ही वो मर गई, वो सती हो गई, ठीक है। तो ऐसा होता था, लेकिन इसको बाद में बैन कर दिया गया। ये गलत चीजें हैं। जब पति मर गया तो उसकी वाइफ को जीने का अधिकार है, उनके भी जो है सपने हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद आया था, सती प्रथा के बाद आया था रीमैरिज एक्ट, ठीक है, कि अगर कोई महिला सती हो, मतलब वो हो गई, पति मर गया है, तो उसका दोबारा शादी हो जाना चाहिए, उसको वापिस से घर बसाना चाहिए, तो रीमैरिज एक्ट आया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर माहौल बदलने लगा। ऐसा तो अभी तो एक पति मरता है तो दूसरे करते हैं, दूसरा मरता है तो तीसरा भी कर लेते हैं। ऐसा वाइफ के साथ भी, मर्द के साथ भी होता है। एक वाइफ गुजर गया तो दूसरा कर लिया, दूसरा गुजर गया तो तीसरा, तीसरा अगर तीसरे से अगर बच्चा नहीं हो रहा तो चौथा भी कर लेते हैं। तो अभी तो फिर अभी का तो बात ही अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रीन ब्लड, ठीक है। तो यूट्रीन ब्लड का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका कि माँ जो है वो सेम रहता है, ठीक है, बाप 2 होते हैं। मान के चलिए एक महिला है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिसेज एक्स है, उनका एक बेटा है आर, मिस्टर आर, ठीक है। अब मिस्टर मिसेज एक्स जो है, उनके पति गुजर गए, ठीक है, तो उन्होंने शादी किया मिस्टर एस से, ठीक है। अब मिस्टर एस से इनका बच्चा हुआ मिस्टर पी, ठीक है। हस्बैंड पहले वाला मर गया, उसका बच्चा था आर, ठीक है, दूसरी शादी की, इससे बच्चा हुआ पी। तो पी और आर के बीच का जो रिलेशनशिप होगा ना, वो यूट्रीन ब्लड का होगा, क्योंकि यहाँ पे माँ जो है वो सेम है, सिर्फ फादर अलग अलग है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है यूट्रीन ब्लड। और फुल ब्लड का तो मैंने ऊपर बता ही दिया था आपको कि भाई माता पिता सेम होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अडॉप्टिव मदर एंड स्टेप मदर, ठीक है। तो अडॉप्टिव मदर का मतलब क्या होता है? जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट करा हो, ठीक है। और स्टेप मदर का मतलब क्या होता है? कि उस महिला ने, उसके पति ने, ठीक है, मतलब कोई बच्चा है, उसकी माँ मर गई, ठीक है, या उसकी माँ है भी मान के चलो, उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट है, फादर है, वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है। तो दूसरी शादी से जो वाइफ आता है, वो जो विमेन होंगी, वो उस बच्चे का क्या होगा? स्टेप मदर होगा, ठीक है। तो स्टेप मदर वो होती है, और अडॉप्टिव मदर का मतलब जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया होगा।